तो मतलब फर्दर मूव करते हुए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द मीन फ्री पाथ। तो सबसे पहले फ्री पाथ क्या होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा, कोलाइड करने के बाद वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन के साथ अगर कोलाइड करेगा तो दो कोलिजन के बीच में, यानी कि सक्सेसिव कोलिजन हो गया, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको कहा जाएगा फ्री पाथ। सो फ्री पाथ मींस पाथ कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। और इसी सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। बट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंडक्टर। तो कंडक्टर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब के लिए अगर आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, इट कैन बी tau एवरेज व्हिच इज इक्वल टू tau 1 plus tau 2 so on up to tau n divided by n। क्लियर हो गया जी। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड आउट द मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, तो मीन फ्री पाथ क्या होगा पुत्र, फ्री पाथ का एवरेज, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं उन सब ने एक टाइम में या एक सक्सेसिव कोलिजन के अंदर जितना भी डिस्टेंस कवर किया है उन सब का एवरेज निकाल दीजिए। सपोज एक ने कवर किया λ1, दूसरे किसी इलेक्ट्रॉन ने λ2, ऐसे सोन चलता जाएगा। तो अगर आपको मीन फ्री पाथ निकालना है देन यू हैव टू यूज द फॉर्मूला λ1 plus λ2 so on up to λ1 divided by n। सो दिस इज द मीन फ्री पाथ फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन अ वन कोलिजन। ठीक है जी। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं विद द वेलोसिटी दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि अगर हम एज अ होल कंडक्टर को स्टडी करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन तक जाने में अगर मीन फ्री पाथ कवर कर रहा है विद द वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और वो अगर टाइम टेक कर रहा है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो इट मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू मीन फ्री पाथ अपॉन tau एवरेज दैट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। सो यहां से आप एवरेज रिलैक्सेशन टाइम निकाल सकते हैं अगर आपको ये क्वेश्चन दिया गया हो। देन मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और मीन फ्री पाथ कैन आल्सो रिटन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो मतलब अब आपको रिलेशन फाइंड करना है बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। अब सपोज आप एक कंडक्टर लीजिए जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, स्मॉल ए, और इस टोटल के अंदर हम सपोज इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन सपोज करते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर के पास। तो हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं स्मॉल एन की वैल्यू। स्मॉल एन लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ओके। अब हम क्या करते हैं, हम इस कंडक्टर के अंदर एक रीजन लेते हैं, सपोज रीजन नंबर 1, और सपोज करते हैं यहां से स्मॉल टाइम dt के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ड्यू टू सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट होंगे अप टू रीजन 2, अप टू रीजन 2। तो यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे और पीछे से और इलेक्ट्रॉन यहां तक आ गए, यानी कि इतने रीजन के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो मैंने शेडेड रीजन में रखे हैं यहाँ। अब सबसे पहले आप वॉल्यूम ऑफ दिस रीजन निकालिए क्योंकि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ अ रीजन फ्रॉम 1 to 2 कैन बी रिटन एज एरिया इनटू dx। dx इज द स्मॉल पाथ, स्मॉल डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 to 2। तो dx की वैल्यू क्या आएगी पुत्र, vd इंटू dt, यानी कि वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट वाला वैल्यू ये यहां मैंने पुट कर दिया। तो वॉल्यूम आ गया a vd इंटू dt। अब अगर मैं इस शेडेड रीजन के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना चाहूं तो वो क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू द वॉल्यूम ऑफ शेडेड रीजन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n है, वॉल्यूम कितना है जी, a vd इंटू dt। दिस इज इक्वल टू कैपिटल N। सपोज दिस इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस रीजन ओनली, इन दिस रीजन, शेडेड रीजन में। अब इनकी वजह से सपोज वहां पे चार्ज प्रोड्यूस होगा। चार्ज कितना होगा, चार्ज एक्यूमुलेटेड इन द शेडेड रीजन इज एस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू N इंटू E वाला, ठीक है जी। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपिटल N, चार्ज ऑन N 1 इलेक्ट्रॉन इज E। तो कैपिटल N की वैल्यू आप यहां से लिखिए NA VD इंटू DT इंटू E। अब करंट अगर आपको कैलकुलेट करना है, करंट का फॉर्मूला dq बाय dt। तो ये dt dq के नीचे ले आइए, तो dq बाय dt का फॉर्मूला आ गया NA VD इंटू E। अब इसको आप VD ENA यानी कि वीना से याद कर लीजिए, या NAE इंटू VD जो मैंने पहले लिखा हो तो उससे याद कर लीजिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड, और ये एग्जाम्स में आता है आपके +2 में।
तो पुत्र अगर आप यहाँ पे देखिए I इज इक्वल टू एन ए इंटू वी डी या वी ना जो भी लिख लीजिए आप। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वाला लिखें, E इंटू वी अपॉन एम इंटू एल इंटू टाउ एवरेज। तो इसको अगर हम इकट्ठा करते E इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे V को पीछे लेके जा रहा हूँ, सबको आगे लेके आ रहा हूँ, एन ए ई स्क्वायर इंटू टाउ अपॉन एम इंटू एल इंटू वी। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट होंगे। अगर टेम्परेचर वेरी कर गया तो बेटा टी एन भी वेरी कर जाएगा। तो इसलिए ये कंडीशन तब होगी जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। और ए एरिया ऑफ कंडक्टर तो कांस्टेंट ही है, वो तो बना दिया एक बारी। चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है। तो दूसरा जो वेरिएशन हो सकता है वो टाउ में हो सकता है। दिस इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करेंगे, ज्यादा स्पीड से कोलाइड करेंगे, जिसकी वजह से एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे ले रहे हैं। अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे लेते हैं तो ये पूरी टर्म, ये देखिए, ये पूरी टर्म जो है ये कांस्टेंट हो जाती है। तो एट दैट टाइम कैन वी से I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यही ओम्स लॉ में भी आपको समझाया जाता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। और वहां पे R की वैल्यू यूज की जाएगी रेजिस्टेंस। तो R हिसाब से फॉर्मूला हो गया एन ए ई स्क्वायर, नहीं उल्टा हो गया है ना। R अभी थोड़ी देर में कैलकुलेट करते हैं उत्तर, एग्जैक्टली कैलकुलेट करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। सो दिस इज योर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर जो कि डिपेंड करता है मटेरियल पे। क्लियर हो गया पुत्र? तो ओम्स लॉ क्या होता है पुत्र, अगर शॉर्ट में इसको समझे, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the end of conductor। तो क्या मैं कह सकता हूं I is directly proportional to V। अगर I is directly proportional to V है तो उसको आप V is directly proportional to I भी लिख सकते हो। प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है V is equal to I into R। दिस इज ओम्स लॉ। यानी कि अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट, देन यू विल गेट अ स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन। This is Ohm's law, but this is valid only at a constant temperature। टेम्परेचर वेरी करोगे तो सारी चीजें चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। तो R क्या है यहाँ पे, R is the resistance which is the property of a conductor or an object which opposes the flow of electron or flow of a electric current। So by definition resistance is the ratio of potential difference to the electric current। यानी कि V by I। आप कहोगे सर यहाँ पे भी तो यही है, मैंने पहले ही बताया कि ये कंडीशन कब है, जब कांस्टेंट टेम्परेचर है। अदरवाइज बाय डेफिनेशन R इज इक्वल टू V बटा I हमेशा रहेगा, ऑलवेज। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएं आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास R का वैल्यू आ जाएगा V बाय I, ये उधर ले जाइए। तो R इज इक्वल टू M इंटू एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर इंटू टाउ। सो दिस इज द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा लेंथ पे, याद कीजिए। रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर पे। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब मास, एन, ई और टाउ, इन सब चीजों पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस R कैन ऑल्सो रिटन एज M इंटू एल अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ इंटू ए। तो पुत्र ये सारी जो टर्म्स हैं ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट हो जाती हैं, लेकिन रेजिस्टेंस फिर भी वेरी कर सकता है, क्योंकि आप लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो वेरी कर ही सकते हो ना, इवन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इवन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझ आया? तो यानी कि R भी एग्जैक्टली कांस्टेंट नहीं है, इट डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस कैसी है। तो पुत्र ये जो टर्म आई है, दिस टर्म इज कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, बट लेंथ और एरिया जैसे मैंने आपको कहा चेंज कर सकते हैं इवन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये जो कांस्टेंट टर्म होती है इसे ही कहा जाता है रेजिस्टिविटी। सो रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which depend upon the temperature। क्योंकि फॉर्मूले में आप देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है ml upon n e स्क्वायर टाउ इनटू a। आपने L और A को अलग कर दिया तो रो बच गया आपका रेजिस्टिविटी। रो का फॉर्मूला क्या बन गया, m अपॉन n e स्क्वायर इनटू टाउ। m मास कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन, लेकिन n वेरी कर सकता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम विद टेम्परेचर वेरी कर सकते हैं।
एवरेज रिलैक्सेशन टाइम वेरी कर सकता है, बट ये टर्म कांस्टेंट रहेगी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। यानी कि अगर आप कोई भी मटेरियल, सपोज कॉपर की वायर लें, एक कॉपर की वायर पतली या मोटी हो सकती है, छोटी या बड़ी हो सकती है, उसका रेजिस्टेंस अलग हो सकता है, लेकिन रेजिस्टिविटी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फिक्स रहेगी। मेरी बात समझ आ गई? सो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर बट नॉट अपॉन द साइज एंड शेप ऑफ कंटेनर, कंडक्टर। यूनिट रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम और रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है पुत्र ओम इंटू मीटर, ओम मीटर। क्लियर हो गया? ये पुत्र दो न्यूमेरिकल समझ लीजिए। सपोज आपको एक क्यूब दिया हुआ है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ए बी सी सोन दिया हुआ है और आपको शेडेड रीजन के अक्रॉस करंट रेजिस्टेंस निकालना है जब करंट जो है वो इस डायरेक्शन में क्रॉस हो रहा है। तो सर कौन सा फॉर्मूला लगाएं? बहुत सारे फॉर्मूले आ गए अब तो यहाँ पे, लेकिन आप ध्यान से देखिए कि आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो सिर्फ लेंथ लूंथ वाली दी हुई है और हम शायद एरिया निकाल सकते हैं और करंट दिया हुआ है आई। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे R इजिकल टू रो इंटू एल अपॉन ए। लेकिन ध्यान रखिए L जो है लेंथ लोगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और एरिया जो लोगे दैट इज द परपेंडिकुलर सेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसका परपेंडिकुलर सेक्शन जो होगा वो एरिया लेना है। तो सपोज ये शेडेड फेस है, करंट ऐसे जा रहा है पुत्र, करंट ऐसे जा रहा है, आप समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे देखो तो इस शेडेड फेस का एरिया कितना है सर? ये C इंटू ए और लेंथ कितनी लोगे? जो करंट की डायरेक्शन में जा रही है लेंथ वो, यानी कि फॉर्मूला आ गया रो इंटू बी अपॉन ए इंटू सी। क्लियर हो गया? ऐसा ही आप सपोज एक हॉलो सिलेंडर लें, उस हॉलो सिलेंडर का रेडियस, इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2 है, लेंथ L है और वहां पे करंट आपने निकाला अक्रॉस इट्स एक्सिस और आपसे फिर रेजिस्टेंस पूछा है। तो फॉर्मूला वही होगा रो इंटू एल अपॉन ए, लेकिन इस बार L सेम रहेगा लेंथ वाला। लेकिन ध्यान रखें करंट ऐसे भी जा सकता है, आप वो वाला क्वेश्चन करके आइएगा। यहाँ पे अभी करंट में लॉन्ग एक्सिस निकाल रहा हूँ। अच्छा, तो एरिया कौन सा लेंगे? देखो अगर करंट ऐसे जा रहा है, ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर को आपको ये फ्रंट वाला फेस दिखेगा, तो फ्रंट वाले फेस होने की वजह से ये आपको कैसे दिखेगा? परपेंडिकुलर, है ना? एरिया परपेंडिकुलर हो गया ना। अब यही एरिया लेना है, तो यानी कि एरिया सामने से दिखेगा सर्कल की तरह, लेकिन ये रिम है, हॉलो है ना सिलेंडर अंदर से, तो बीच में तो एयर है, हवा के थ्रू तो करंट नहीं पास होता, पता है ना पुत्र? तो सिर्फ मटेरियल के थ्रू ही पास होगा। तो यानी कि आपको इस मटेरियल का एरिया निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा? पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। वही एरिया हमने यहाँ पे यूज कर दिया। सो R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर।